आपने सारी स्टेज देखी है। जी सर। आपने प्रीलिम्स का सेटबैक भी देखा, आपने मेंस का सेटबैक भी देखा, आपने मेंस के बाद प्रीलिम्स ना होने का सेटबैक भी देखा, और आपने एक बहुत बड़ा जो कैंडिडेट्स को दुख होता है इंटरव्यू देने के बाद जी सर। सिलेक्शन ना होने का, वो भी देखा। प्रेशर रहते हैं बहुत सारे की जॉब लेनी है। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हूँ, इकोनॉमिक बैकग्राउंड मेरी फैमिली का बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो मैं और एग्ज़ाम की तरफ भी रुख करता हूँ, जैसे EPF हो, UPSC, UPPCS उस साल 2021 में। तो अनफॉर्चुनेटली मैं तीनों मिस करता हूँ। और इस पूरे जर्नी में आपके फैमिली का और फ्रेंड्स का क्या रोल रहा है? सर फैमिली का तो मतलब इतना बड़ा रोल रहा है कि शायद उसको बता पाना मुश्किल होगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हमारे साथ है UPSC टॉपर प्रिंस बाबू मिश्रा। प्रिंस, आपका स्वागत है। प्रिंस की 505 रैंक आई है, और प्रिंस हमारे लिए एक एस्पिरेशन इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत एक लंबी जर्नी देखी अपनी UPSC प्रिपरेशन में। प्रिंस यूपी के बहराइच डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। प्रिंस एक सिविल इंजीनियर हैं और वो एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी शुरू की पढ़ाई बहराइच में ही करी, और उसके बाद उन्होंने UPSC के 5th अटेम्प्ट में 505 रैंक हासिल की है। तो प्रिंस, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आप कैंडिडेट्स को अपनी जर्नी के बारे में बताइए। पहले सर थैंक यू नेक्स्ट IAS फैमिली को कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई ताकि मैं अपने सजेशंस को फ्यूचर एस्पिरेंट तक मैं बता सकूं। सर ये जर्नी स्टार्ट होती है 2019 में। मैं गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। 2 गेट के अटेम्प्ट्स मेरे होते हैं, वहाँ भी मेरी ठीक ठाक अच्छी रैंक आती है। बहुत अच्छी तो नहीं कि जॉब मेरी लग सके, लेकिन मुझे MTech मिल रहा था। लेकिन वहाँ से फिर 2019 से मैं रुख करता हूँ सिविल सर्विस की तरफ। तो मैं पहला अटेम्प्ट अपना देता हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पास कुछ गाइडेंस नहीं था, लखनऊ में मैं रह के देता हूँ, तो प्रीलिम्स भी उस साल नहीं होता है। उसके बाद अगला अटेम्प्ट मैं 2020 में देता हूँ। उस समय कोविड-19 आ चुका था क्योंकि ये प्रीलिम्स 2021 में होता है। तो तब तक मैं अपने गांव चला गया था। तो जो 2020 का अटेम्प्ट मैंने दिया तो वहीं से प्रिपरेशन करके दिया, लेकिन प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई कर लिया। फिर मेंस उस साल मैं देता हूँ, तो मेंस एग्ज़ाम में मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं, 630 मार्क्स आते हैं। मैं अप्रॉक्सीमेटली जो जनरल की कट ऑफ होती है उससे 100 नंबर से मैं उस कट ऑफ को मिस कर जाता हूँ। बड़ा गैप था तब। जी सर। वो वहाँ फिर लगने लगता है कि हाँ, थोड़ा सा मतलब मैंने शायद कोई गलत डिसीजन ले लिया सिविल सर्विस की तरफ आने का। फिर तीसरा अटेम्प्ट सर 2021 में होता है। प्रेशर रहते हैं बहुत सारे की जॉब लेनी है। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हूँ, इकोनॉमिक बैकग्राउंड मेरी फैमिली का बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो मैं और एग्ज़ाम की तरफ भी रुख करता हूँ, जैसे EPF हो, UPSC, UPPCS उस साल 2021 में। तो अनफॉर्चुनेटली मैं तीनों मिस करता हूँ, ना तो किसी के प्रीलिम्स होते हैं। फिर चौथा अटेम्प्ट के लिए मैं दिल्ली आ जाता हूँ दिसंबर 2021 में। वहाँ से फिर धीरे धीरे क्या है कि थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट ज़्यादा हो गया था उस समय तक, क्योंकि ऐसा हो गया था कि ये पिछले 3 साल का कुछ मेरे पास सब्सटेंसिव तो था नहीं कि मैं किसी से कुछ बता सकूं या अपने आप से ही बता सकूं। तो लेकिन जब प्रीलिम्स आता है 2-3 महीना बचता है मेरे चौथे अटेम्प्ट का 2022 का, तो फिर मैं फिर से अपने आप को मोटिवेट करके किसी तरीके से लगता हूँ। लेकिन एक बार जब वहाँ प्रीलिम्स निकल जाता है तो फिर दिल्ली में होने की वजह से थोड़ी गाइडेंस भी मेरे पास अच्छी थी, तो फिर मैं मेंस क्वालिफाई करता हूँ। हालांकि मेंस 4 ही नंबर से उस साल क्वालिफाई होता है मेरा। फिर इंटरव्यू स्टेज पर पहुँचता हूँ, लेकिन अब इंटरव्यू देने के बाद फाइनल रिजल्ट 23 मई को आता है और वो फाइनली होता नहीं है। 4-5 दिन बाद फिर नया प्रीलिम्स होता है। तो अपने आप को किसी तरीके से स्टेबल रखते हुए नए अटेम्प्ट पे जाता हूँ। फिर फॉर्चुनेटली धीरे धीरे इस बार सब कुछ चीज़ें अच्छी हुई, तो अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर हम देखें, एक जो एस्पिरेंट की जर्नी में सारी स्टेजेस आती हैं, आपने सारी स्टेज देखी हैं। जी सर। आपने प्रीलिम्स का सेटबैक भी देखा, आपने मेंस का सेटबैक भी देखा, आपने मेंस के बाद प्रीलिम्स ना होने का सेटबैक भी देखा, और आपने एक बहुत बड़ा जो कैंडिडेट्स को दुख होता है इंटरव्यू देने के बाद जी सर। सिलेक्शन ना होने का, वो भी देखा। जी सर। तो उन सब सेटबैक के बाद आप मोटिवेशन के लिए क्या करते थे? मोटिवेशन के लिए सर मैं ये मानता हूँ कि 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका खुद का बिलीफ सिस्टम, मतलब मैं इस एग्ज़ाम को दे रहा हूँ तो मैं कितनी शिद्दत से, मेरे अंदर कितनी लगन है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहता हूँ।
कॉन्स्टेंटली जैसे मेरी जर्नी भले ही लंबी है, लेकिन पार्शियल सक्सेस में हमेशा मेरा मुझे मिलती रही है। कभी प्रीलिम्स निकला तो कभी मेंस निकला, कभी इंटरव्यू तक मैं पहुंचा। तो एक मोटिवेशन ये था कि हाँ मैं वर्क कर रहा हूँ, तो पूरा रिजल्ट मेरे पास नहीं आ रहा है, लेकिन पार्ट में मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। दूसरा सर ये जब हम सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कुछ सोच के स्टार्ट करते हैं कि हाँ, और मैंने जॉब नहीं सेलेक्ट की, अगर मैं इधर आया हूँ तो कुछ मन में लेके आते हैं। जैसे सर मेरा रूरल बैकग्राउंड है, तो मुझे ये था कि ऐसी कोई जॉब मिले, मैं वो ऐसा ही काम करने में अपने आप को देखना चाहता था, तो वो मोटिवेशन था। बाकी सर जो मेरे मम्मी पापा का सेक्रीफाइस है मेरे सर्विस के लिए, मतलब आज जो मेरे चेहरे पे मुस्कान है, शायद उन्होंने अपनी मुस्कान मुझे दी है, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी और वो मेरे लिए हमेशा बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा। जैसे आपने बताया आप रूरल बैकग्राउंड से हैं और आप अपने परिवार में पहले बड़े सरकारी अधिकारी के जी पद सर। पर नियुक्त होंगे, जी तो जैसे हम देखते हैं रूरल बैकग्राउंड में लोगों को इतना नहीं पता होता कि यूपीएससी क्या है। लोगों को सरकारी नौकरी के बारे में अंदाज़ा होता है। तो जी। जब आपने अपने घर पे बताया कि अब मैं एक अधिकारी बन गया हूँ, सबसे पहला रिएक्शन क्या था? हाँ, घर पे तो मतलब मोस्टली सारे लोग इतने ज़्यादा मतलब खुश, और जैसा कि एग्ज़ाम जिस तरीके से है कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है प्रिपरेशन में, तो एक जो पिछले 5-7 साल का संघर्ष था, एक सुकून मिला, सारे लोग बहुत खुश। अभी तो मैं अपने गांव से ही होके आ रहा हूँ, तो मुझे तो ये लगता है कि मैंने जो भी टाइम लगाया वो जस्टिफाइड है और सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है। तो ये शुरू से ही आपका पढ़ाई की तरफ रुझान था या एक लाइफ में एक ऐसा स्टेज आया जब आपको लगा कि नहीं, मुझे पढ़ के अपना भविष्य को बेहतर बनाना है? सर पढ़ाई में हमेशा से रुझान रहा है। शुरू से ही मतलब छोटा रहा हूँ तभी से मतलब पढ़ाई के प्रति रुझान तो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को आईक्यू में एक एवरेज टाइप का स्टूडेंट देखता हूँ। मतलब बहुत हाई आईक्यू वाला स्टूडेंट अपने आप को नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी उस एवरेज आईक्यू से मैं अपने हार्ड वर्क के दम पे हमेशा मतलब अच्छा करता रहा हूँ। और लाइक जैसे जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था बीटेक, तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट थे वहाँ पे भी मतलब, लेकिन मैं एवरेज अपने आप को मानते हुए भी इतना हार्ड वर्क करता था कि लास्ट में मैं सिल्वर मेडलिस्ट होके निकला। लेकिन जब एंट्रेंस एग्ज़ाम की रैंकिंग आप देखेंगे तो मेरी 24,000 रैंकिंग थी। तो ये है सर कि रुझान और मेरा वो डेडिकेशन, वो एप्टीट्यूड मेरा हमेशा से रहा है कि किसी को चीज़ को जीत लेना है। एक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आईक्यू जो है, जी। आपने हार्ड वर्क से अपनी सब चीज़ों को कंपनसेट किया। तो एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए क्या, जो कैंडिडेट्स के दिमाग में ये सवाल रहता है कि हमें बहुत जीनियस होना चाहिए, या एक कैंडिडेट जो सिर्फ अपने बताए गए रास्ते पे चलता है उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं? सर एज ए सिविल सर्वेंट मुझे लगता है एक तो आपको कॉमन सेंस थोड़ा ज़्यादा आपका चलना चाहिए। उसके अलावा सर जितने ज़्यादा आप ग्रास रूट की चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, वो चीज़ें मुझे लगता है कि ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको। और एज ए एकेडमिक ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करने आते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि शायद मेरा बगल वाला जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन वही समझना चाहिए कि अगर वो शायद उस चीज़ को 5 बार में पढ़ के समझ लेते हैं तो मुझे 7 बार 8 बार करना होगा। और अल्टीमेटली जब आप जॉब में जाओगे तो वो चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि अगर मैंने रूरल एरिया की चीज़ों को मैंने देखा है, तो मैं जॉब में जाऊँगा तो मुझे पहले से पता होगा कुछ चीज़ें कि हाँ, यहाँ ये दिक्कत है, वहाँ वो दिक्कत है। तो मुझे ये लगता है सर कि एफ़र्ट लगाते रहना चाहिए जितना भी हमसे हो सकता है। अच्छा, आपकी प्रिपरेशन में सोशल मीडिया या ऑनलाइन एजुकेशन का कितना रोल रहा? सर बहुत ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया लखनऊ में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और प्रीलिम्स जब नहीं होता है मेरा, मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाता हूँ, तो यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए थे कुछ सब्जेक्ट्स के, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मुन्नाल के चैनल के, तो वो मैंने देखना वहाँ से स्टार्ट किया। क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी वैसी नहीं थी कि मैं किसी कोचिंग को ऐसा चीज़ को एक्सेस कर पाऊँ। तो वहाँ से मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज को मैंने यूज करना स्टार्ट किया। फिर ओवर द टाइम तो अभी बहुत सारे, जैसे लाइक नेक्स्ट आईएएस है, उसका जो डेली करंट अफेयर आता है, या बहुत सारे मतलब टेस्ट सीरीज़, तो अभी तो ऑनलाइन चीज़ों का मतलब एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और करना भी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स रहते हैं उनके दिमाग में ये सवाल रहता है कि हमें सोशल मीडिया पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? इसमें सर विचार मेरा ये है कि जैसे मेरी जर्नी तो बहुत लंबी रही है। अब मैं 5 साल को तो अपने आप को कट भी नहीं कर सकता सोशल मीडिया से। लेकिन हाँ, जैसे एग्ज़ाम अभी प्रीलिम्स क्लोज आ रहा है, तो हमें अभी अपने सोशल मीडिया हैंडल से थोड़ा सा हटना चाहिए। मतलब आप दिन भर में 1-2 बार 3 बार देख सकते हो, लाइक मॉर्निंग में, आफ्टरनून,
शाम को रात में, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हो, तो मुझे तो लगता है सर मैनेज करके चलना ज़्यादा अच्छा है। बाकी एकदम से मैंने नहीं अपने आप को कट आउट किया है। ठीक। मैं आपका जो है प्रोफाइल देख रहा था, आपके पॉलिटिकल साइंस में पेपर 1 में स्पेशली बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। इनके पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में जो इनका ऑप्शनल रहा उसमें 156 मार्क्स हैं आउट ऑफ 250, जो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। तो ऑप्शनल की प्रिपरेशन के लिए आप कैंडिडेट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? ऑप्शनल सर, पॉलिटिकल साइंस में अभी ज़्यादातर क्या हो गया है कि मतलब बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा कर दिया है कि आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। लाइक कि आपको पैराग्राफ में ही चीज़ों को लिखना है, आपको बहुत ज़्यादा कमेंटेटर ये सारी चीज़ें डालनी है। तो वो चीज़ें सर मेरे लिए वर्कआउट कर नहीं रही थी, क्योंकि मेरे पेपर 1 में पहले 103 रहे हैं पहले अटेम्प्ट में, दूसरे में मैं 124 पाया हूँ, तीसरे में 156 मेरे आए हैं। तो डॉक्टर पीयूष चौबे सर हैं, मेरे पॉलिटिकल साइंस के वही मेंटर रहे हैं। तो मोस्टली क्या है कि सर के सजेशंस मेरे लिए बहुत अच्छे हेल्पफुल साबित हुए हैं। उन्होंने क्या किया कि मतलब पॉइंट में लिखने को बहुत ज़्यादा मतलब सजेशन दिया, और बहुत ज़्यादा मतलब हमें इंसेंटिवाइज किया कि मतलब पॉइंट में चीज़ों को लिखो, एग्जाम्पल जितने ज़्यादा डाल पाओ, डेटा फैक्ट। जबकि ये लोग जीएस में आजकल तो ये चीज़ें यूज कर रहे हैं, लेकिन जब ऑप्शनल की बारी आती है तो उनको लगता है कि नहीं ये कोई और चीज़ है, मुझे इसमें कुछ और ही चीज़ लिखना है। तो ये थोड़ा सा कैंडिडेट के माइंड से हटना होगा कि लाइक एक क्वेश्चन आया था अभी नीति आयोग पे, हमारे ऑप्शनल में आया हुआ था कि कैसे वो इंडिया की प्लानिंग में हेल्प कर रहा है। तो अब आप वहाँ बहुत ज़्यादा कमेंटेटर की इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने वो कहा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल शायद ना हो। लेकिन जब आप लिखोगे कि नीति आयोग कैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है, उसकी बहुत सारी जो इंडेक्स हैं, कैसे स्कूल से रिलेटेड अगर हम पॉलिसी बनाएं उसमें हेल्पफुल है, लाइक जो फार्मर स्टैक बन रहा है वो एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करेगा। तो जब आप सब्सटेंसिव चीज़ों देंगे और पॉइंट में लिखेंगे और लिमिटेशन चैलेंजेस भी बताइए, आप अपने आंसर को बहुत ज़्यादा डायमेंशन भी रखिए, तोड़ दीजिए, तो फिर टीचर को अगर एक बार कंटेंट मिलता है तो मुझे लगता है सर वो नंबर ज़रूर देते हैं। मैं अपने एस्पिरेंट जो फेलो एस्पिरेंट हमें देख रहे हैं उनको बता दूं कि प्रिंस नेक्स्ट आईएएस में ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट रहे हैं और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हैं। और प्रिंस, जैसे आपने बताया कि हमें बहुत सारे कंटेंट अच्छा चाहिए, तो आपने कितनी सोर्सेज फॉलो करी थी? आपने एक सोर्स रखा या आपने वेरीड सोर्सेज रखे थे? सोर्स तो सर हमें मतलब एक ही रखना होता है। चाहे तो आप बहुत सारे सोर्स से नोट्स बना सकते हैं, कुछ आप एग्जाम्पल कलेक्ट कर सकते हैं। अगर नोट्स मतलब डिफरेंट सोर्सेज से हमें क्या करना चाहिए, वैल्यू एडिशन वाले मटेरियल निकालते चलना चाहिए, ना कि हमारे पास अभी ऑप्शनल हमें पढ़ना है तो हमारे पास 3 किताब रखी हुई हैं। वो एक्चुअली में एग्जाम पीरियड में हम पढ़ भी नहीं पाते, वो पढ़ लेंगे तो रिवाइज नहीं कर पाते। तो बेहतर है कि हमारे पास नोट्स हो, नोट्स में हम प्रॉपर स्पेस को छोड़ते रहें, और जब भी हमें कुछ वैल्यू एडिशन उस टॉपिक से मिले तो हम उसको ऐड करते रहें। या हम अपने जैसे अभी तो मैं अपने 4th-5th अटेम्प्ट में थोड़े ऑनलाइन नोट्स पे भी शिफ्ट हो गया हूँ। ओके, तो ऐसा कर सकते हैं सर। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या सोर्स फॉलो किया था? करंट अफेयर के लिए सर जैसा अभी यूपीएससी एग्ज़ाम का नेचर होता जा रहा है, तो करंट अफेयर ना कंटेम्प्रेरी अफेयर पूछे जा रहे हैं। मतलब पिछले 3-4 साल के जो बड़े इशूज होते हैं वो बेसिकली प्री मेंस कहीं भी इस समय पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आप कोई एक न्यूज़पेपर, जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता रहा हूँ, उसके अलावा आप कोई एक मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट के, क्योंकि वो भी अच्छे कंटेंट उसमें आते हैं। तो आप 2 चीज़ अगर कर रहे हो प्रॉपर, और जैसे मैं PSIR का हूँ तो इसमें आप चाहें तो थोड़े से मतलब जो IR के आर्टिकल्स होते हैं वो अलग से आप उसके नोट्स बनाते चलो, तो ये कर सकते हैं सर। एक बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कैंडिडेट पूछते हैं हमसे इस बारे में कि करंट अफेयर्स के क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए? सर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इनपुट आउटपुट रेशियो थोड़ा अगर हम खुद नोट्स बनाएं तो बहुत सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं उस पर। मैं खुद सर एज ए कंटेंट राइटर मैंने जॉब की है, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मैं ऑलरेडी उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर मटेरियल बनाने के लिए मैं खुद 2 घंटे 3 घंटे मेहनत करके एक आर्टिकल बना रहा हूँ। तो अगर मुझे वो आर्टिकल कहीं मिल जाता है तो क्यों ना मैं उसे ही यूज करूँ। बाकी न्यूज़पेपर तो हम पढ़ ही रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो नोट्स अगर बनाना भी है तो आप वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट बनाओ, कोई एग्जाम्पल निकालो, डेटा फैक्ट निकालो, जिसको सीधा आप मेंस में यूज कर सकते हो, बाकी कैंडिडेट के पास जो ना हो, ताकि आपको वो एज प्रोवाइड करे। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स आते हैं यूपीएससी की तैयारी
जैसे एक सीधे रास्ते पे चलने की तैयारी की जगह उसमें बहुत सारे बीच में डिवाइडर आ गए हैं, बहुत सारे डाइवर्जन्स आ गए हैं। तो क्या हम न्यूज़पेपर रीडिंग को स्किप कर सकते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कैंडिडेट्स पूछते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं न्यूज़पेपर छोड़ना? हाँ सर, इस क्वेश्चन का आंसर मैं देना मतलब मैं इंटरेस्टिंग भी समझता हूँ। मेरी खुद की लाइन ऑफ थिंकिंग क्या थी कि मैं जब तक अपने 4th अटेम्प्ट का इंटरव्यू नहीं देता हूँ तब तक मुझे ये लगता था कि न्यूज़पेपर को स्किप करना चाहिए। मैंने खुद बहुत बार न्यूज़पेपर को स्किप किया है, मुझे लगता था कि नहीं, स्किप आप करोगे तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जब मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए 3 महीने न्यूज़पेपर रीडिंग पहली बार मैंने डेडिकेटेड होके किया, उस दिन सर मुझे ये लग गया कि अगर आप स्किप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मेंस में दिक्कत हो जाएगी। कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट हैं या फ्यू कैंडिडेट हैं जिन्होंने किया है, उन्होंने न्यूज़पेपर नहीं रीड किया है, लेकिन अगर आप एवरेज बाकी कैंडिडेट को देखोगे, स्ट्रेटजी बनाओगे, तो आपको एक न्यूज़पेपर जरूर रीड करना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा कुछ ऐसी चीज़ न्यूज़पेपर में देखोगे जो रीड करते वक्त याद हो जाती है। एक न्यूज़ 4 दिन चल रही है तो आपको ऐसे मतलब मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके दिमाग में जाता रहता है। तो लेकिन तब से सर मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर जरूर रीड करना चाहिए, और नहीं रीड करोगे तो कुछ ना कुछ आपको चैलेंजेस आएंगे, कभी प्रीलिम्स 1 नंबर से रुकेगा, कभी मेंस में दिक्कत आएगी। तो बेहतर यही है कि करो। मीन्स ये मैं आपके उससे इंटरप्रेट थोड़ा सा कर रहा हूँ कि जो मेंटर्स या हमारे सीनियर्स जो हमें बातें बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सिलेक्शन की तरफ जाने के लिए वो रास्ता सही डायरेक्शन में तभी लेके जाएगा जब आप कन्वेंशनल चीज़ें फॉलो करेंगे जी क्योंकि कहा जाता है आउट ऑफ द बॉक्स जाइए, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कुछ ऐसी है कि आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए कि बॉक्स आपको बहुत छोटा दिख रहा है। जी 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 ठीक। मैं और एक और चीज़ आपको बताऊंगा प्रिंस के बारे में। प्रिंस ने जो अपने पर्सनालिटी टेस्ट है जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं, हिंदी मीडियम में दिए हैं, और इनका जो मेंस का मीडियम था वो इंग्लिश रहा है। जी सर। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं पर्टिकुलरली जो नॉर्थ रीजन में हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, वो लिख तो लेते हैं इंग्लिश लेकिन बोलने में उनकी वो फ्लुएंसी नहीं आती। जी सर। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए मेंस इंग्लिश मीडियम में लिखने के बाद जब आपने हिंदी मीडियम में इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करी। जी सर, इसमें एस्पिरेंट में क्या है इस रिगार्डिंग कि उनको ये लगता है कि शायद अगर मैं मेंस इंग्लिश में लिखूं और इंटरव्यू हिंदी में देता हूं तो मुझे वहां प्योर एकदम से हिंदी बोलनी होगी, मतलब मेंस का मैं टर्मिनोलॉजी भी नहीं यूज कर सकता हूं। ऐसा मेरे मन में भी था जब तक मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। लेकिन जो इंटरव्यू होता है एक्चुअली वो हिंदी इंग्लिश मिक्स मीडियम में ही होता है, अगर आप हिंदी में फिल करते हैं, हिंदी में देने के लिए ऑप्ट करते हैं, तो ऐसी कोई भय अपने मन में रखनी नहीं चाहिए। आप जिस तरीके से मेंस आपने इंग्लिश में लिखा ठीक है, आपने जो कीवर्ड्स पढ़े हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस, अब मुझे उसके कीवर्ड हिंदी में नहीं पता है, तो अगर मुझसे वहाँ जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैंने उसको उसी कीवर्ड के माध्यम से ही मैंने एड्रेस किया है। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, तो फाइन है, मतलब एस्पिरेंट को इसको लेके घबराना नहीं चाहिए। और अगर वो नहीं इंग्लिश में अच्छा बोल सकते हैं तो हिंदी में बेझिझक हिंदी मीडियम ऑप्ट करें और इंटरव्यू दें। आपने इंजीनियरिंग की है और इंजीनियर्स का ज़्यादा लिखने का काम नहीं होता है, अपनी जो 4 साल की इंजीनियरिंग है, और यूपीएससी में मेंस पूरा सब्जेक्टिव रिटन पेपर है, तो उसके लिए आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? सर इसमें यही है कि लंबी जर्नी ने ही सब कुछ सिखाया। शुरू में मुझे सब कुछ अपने हिसाब से मैं डिसाइड करता था, मुझे लगता था कि नहीं 10 पेपर 10 टेस्ट लिखूंगा तो मेरा हो जाएगा, इसमें कम टेस्ट कर लो, कम प्रैक्टिस करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे अंदर पहले से है। तो ये चीज़ें मन में नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, आप पर्टिकुलर क्या है कि हर सब्जेक्ट के आप टेस्ट सीरीज PYQ आप देख सकते हो, टेस्ट सीरीज आप दे के देख सकते हो। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर पहले से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि ऐसा होता नहीं है सारे एस्पिरेंट के साथ। तो इसमें है क्या कि आपको धीरे धीरे अपनी आदत डालनी पड़ेगी टेस्ट लिखने की। सर मुझे अभी भी अच्छे से रिकॉल है कि मैं पहला टेस्ट अपना लखनऊ में लिख रहा था, मेंस का हिस्ट्री का टेस्ट था GS1 का। मैं 4.5 घंटे टेस्ट को लिखा और मैं 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। उस दिन मुझे लग रहा था कि कैसे होता होगा, लोग कैसे लिखते होंगे। लेकिन सर मुझे इस अटेम्प्ट की कहानी ये है कि मैं इस बार 82 टेस्ट मेंस में दे के फिर मैं मेंस एग्जामिनेशन हॉल में गया था। वंडरफुल। तो जर्नी है, आप करोगे, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मुझसे नहीं हो सकता, डिफ़िकल्ट है। फिर आपने डिसीजन क्यों लिया आने का? अगर आपने डिसीजन लिया है तो सेक्रीफाइस करने होंगे। और इस पूरे जर्नी में आपके फैमिली का और फ्रेंड्स का क्या रोल रहा है? सर फैमिली का तो मतलब इतना बड़ा रोल रहा है कि शायद उसको बता पाना मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी फैमिली ने, चाहे मेरे पापा मम्मी, चाचा चाची या ग्रैंडफादर या रिलेटिव्स की मैं बात करूं, तो मेरे केस में मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला है।
मैं हमेशा अपनी फैमिली को अभी जैसे मेरे फेलियर्स रहते थे तो मुझे याद है कि मैं कॉल पे बात करता था तो मोटिवेट सबको करता कि हाँ पापा इस बार हो जाएगा, इस बार मैं कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में नंबर बढ़ रहा है। लेकिन जिस दिन मैं फेल होता था, जिस दिन मेरा रिजल्ट आता था, उस दिन फैमिली मुझे मोटिवेट करती थी, क्योंकि वो कहते थे कोई नहीं, थोड़े नंबर से नहीं हुआ है, अगली बार करेंगे। जबकि मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड वैसा नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा सपोर्ट, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी हैं जैसे प्रखर हैं, अंकित हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। एक मेरे बुआ के लड़के हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, उन्होंने मतलब बहुत सारी, और ये डॉक्टर पीयूष चौबे सर हैं, ना कि ये मेरे सिर्फ मेंटर हैं, एक तरीके से मेरे लिए लाइफ के ही मेरे गुरु हैं। अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो बिना सर के कंसल्टेशन से नहीं होता है। वंडरफुल। तो प्रिंस, आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की, उस जर्नी में जैसे आपने बताया बहुत लंबी रही है और फाइनेंशियल कुछ मुश्किलें भी आई हैं। जी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे पास ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि कैसे हम मैनेज करें, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है ये आपका 100% जो है कंसंट्रेशन डिमांड करती है। आपने कुछ एग्जाम्स भी दिए, तो उसमें 2 क्वेश्चन मैं कैंडिडेट्स के लिए पूछ रहा हूँ। पहला कि जब हमारे ऊपर ये प्रेशर आता है जी तो अपने आप को हम कैसे एक बैलेंस की सिचुएशन में लाएं कि हम अपनी पढ़ाई भी करें और वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बर्डन है उसको डील करें। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हमें साथ साथ दूसरे एग्जाम्स देने चाहिए या डेडिकेटली सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? सर, जो पहला क्वेश्चन है कि जैसे लाइक अब मेरा 5 अटेम्प्ट है, किसी के 4 अटेम्प्ट है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती हैं। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हैंडल करने के तरीके मैंने पर्सनली क्या ढूंढे, मैंने ये ढूंढे कि शुरू में जो लाइक मेरे दूसरे तीसरे अटेम्प्ट थे जो थे, तो वहाँ तो मैंने थोड़े फ्रेंड से कुछ पैसे ले लिए। लेकिन अब वो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक आप किससे पैसे ले सकते हो बार बार। फिर मुझे लगा कि कुछ खुद ही करना चाहिए, तो फिर मैंने क्या किया कि कोचिंग इंडस्ट्री में जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। तो मेंस में लिख चुका था, तो मुझे जॉब ऑफ़र हो जाती थी। इंटरव्यू देने के बाद फिर कंटेंट राइटिंग में मुझे जॉब मिलने लगी। तो मैं क्या करता था कि जैसे मेंस एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ सितंबर में, तो मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक नौकरी कर लेता था। तो 3-4 महीने नौकरी करके फिर नौकरी मैंने छोड़ दी। तो वहाँ से कुछ पैसे आ गए और घर से थोड़े थोड़े पैसे आ जाया करते थे। और बाकी सर ऐसा भी रहा है कि मतलब आप हर कोचिंग को देखोगे, मतलब मैंने सबको पर्टिकुलर ईमेल किया है कि टेस्ट सीरीज़ में आप मेरा 20% डिस्काउंट कर दो, 30% डिस्काउंट कर दो। मतलब मैंने अपनी EWS सर्टिफिकेट तक भेजा है, इनकम सर्टिफिकेट भेजा है। तो इस तरीके से मैंने किसी तरीके से कि पढ़ाई मेरी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, वो मेरे लिए प्राइमरी रहे, लेकिन फाइनेंस किसी तरीके से हम मैनेज करते चले। और जो दूसरा क्वेश्चन था सर कि मतलब एग्ज़ाम और देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। तो अगर आपका 2-3 अटेम्प्ट तक हो जाता है, आप डेडिकेटेड होके दे चुके हो, आपको लगता है कि हाँ मैंने 3 साल 4 साल बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को दिया, एटलीस्ट आपने एक मेंस लिखा हो उस केस में, और फिर भी लगता है कि हाँ अभी ये एग्ज़ाम डिमांड करता है कि अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा अभी लगेगा टाइम, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फील करते हो कि पीछे हो, तो आपको कुछ कर लेना चाहिए। क्योंकि फिर वही है कि आप अगर प्रेशर में अटेम्प्ट दोगे तो फिर से ख़राब होगा। रात में आजकल तो नींद भी नहीं आती है जिस दिन प्रीलिम्स मेंस होता है, अगर आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हो तो बेहतर यही होगा कि 3-4 साल के बाद आप कुछ कर लो, फिर करो। लेकिन अगर अभी 3 साल हुए हैं, 3.5 साल हुए हैं, और आपको पर्सनली क्या लगता है, मतलब मैं वही कहता, मेरा अपना, मैं हमेशा देखता था कि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, मैं क्या सोचता हूँ कि ये एग्ज़ाम मेरे करीब है, मैं कितना हद तक क्लोज हूँ, कितने मार्क्स से मेरा रुक रहा है, वो सब फैक्टर सर इंक्लूड करना चाहिए। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को जो है इस वजह से मोटिवेट नहीं कर पाते हैं कि वो इंडिया के रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, या उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी स्कूल में नहीं हुई है, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े हैं, या वो देश के जो कुछ नामी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन नहीं उनको मिला है। तो आप उन सब के लिए एक एस्पिरेशन है कि अगर आप लगे रहेंगे अपनी पढ़ाई में तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आप उन सब कैंडिडेट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर, पहला सजेशन तो यही मेरा रहेगा कि एक तो अपने माइंड से उस फियर को दूर करें, क्योंकि वो जब तक फियर रहेगा तब तक उनके एक्शन वैसे नहीं होंगे। तो ये सोचना चाहिए कि आजकल रूरल एरिया के बैकग्राउंड के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ सिविल सर्विस एग्ज़ाम में नहीं और एग्ज़ाम में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे डिफेंस का हो या और एग्ज़ाम है। दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा गाइडेंस उनके लिए ये है, अगर वो सिविल सर्विस में आना चाहते हैं तो कोशिश वो करें कि ग्रेजुएशन के समय वो NCERT रीड करना शुरू कर दें।
बेसिक अभी उनको मैं बहुत नहीं कह रहा हूँ, 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी जो मेजर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारी एनसीईआरटीज वो एटलीस्ट अपने ग्रेजुएशन में रीड करें। अगर उनको लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं हुई, तो जब वो 2-4 बार रीड करेंगे तो थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड हल्का सा मजबूत होगा। करंट अफेयर में वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे किसी भी लेक्चर फॉलो करें। अगर मान लीजिए उनके पास न्यूज़पेपर नहीं पहुंच रहा है तो कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे लाइक नेक्स्ट आईएएस है, बहुत सारी और कोचिंग्स हैं जो डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप उन पे जाके देख सकते हो। दूसरा स्टेज क्या है, जब आप इन सब एनसीईआरटीज को इन सब पढ़ लोगे तो क्या करो कि जो सिलेबस है यूपीएससी का और पीवाईक्यू पेपर, तो पीवाईक्यू तो शुरू में समझ में आता नहीं है, लेकिन सिलेबस आप देखिए और थोड़ा थोड़ा गूगल करके आप नोट्स अपना बनाना प्रिपेयर करो कि लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिखा है सिलेबस में, तो क्या होती है, इसके प्रोज कॉन्स क्या हैं, अभी क्या मतलब इसका सिग्निफिकेंस, तो मतलब मल्टी डायमेंशनल में तोड़ के आप नोट्स बनाओ। फिर अगर आप इतना कर चुके हो तो अगर आपके पास अब कैसा रिसोर्स है, लाइक मेरे पास अब इतना मैंने कर लिया था कि हाँ जब मेरा एक बैकग्राउंड तैयार हो गया तो मैं दिल्ली चला आया था, तो चाहो तो आप दिल्ली आ सकते हो, नहीं तो आप वहीं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और प्रैक्टिस फिर करना आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करो। तो अगर ये चीज़ें वो फॉलो करेंगे और अपने आप में हमेशा अपने आप को अगला दिन अपने पिछले दिन से डिफीट करिए, आप अपने आप को बार बार हराइए और वो विश्वास रखिए कि मैंने स्टार्ट किया है तो करूँगा, थोड़ी देर लगे, समय लगे, मैं ज़रूर इस चीज़ को कर लूँगा। तो मुझे लगता है सर ये कुछ ब्रॉड चीज़ें हो सकती हैं, बाकी स्पेसिफिक तो बहुत हैं। नहीं, बहुत आपने डिटेल में कैंडिडेट्स को बताया। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी भी कैंडिडेट को प्रिपरेशन रिलेटेड कोई डाउट भी रहता है तो यहाँ नेक्स्ट आईएएस में बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, आप फैकल्टीज से कम्युनिकेट कर सकते हैं, काउंसलर से बात कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे हमें समझ में नहीं आएगा आगे क्या करना है। तो उसके लिए एट नेक्स्ट आईएएस वी आर ऑल देयर फॉर यू, हम सब आपके लिए तैयार हैं, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन में जो अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं उसके लिए आपके मन में कोई संकोच ना आए। अब जैसे प्रीलिम्स आने वाला है, मई कल से स्टार्ट हो जाएगा, करीबन 1.5 महीना ही बचेगा प्रीलिम्स के लिए, तो आप जो कैंडिडेट सब पेपर देने वाले हैं उनको क्या सजेशन देंगे? सर इसमें लाइक पेपर अभी पिछले 2-3 साल से देखा जाए, 4 साल से, तो क्वेश्चन थोड़े रैंडम होते जा रहे हैं, मतलब गैप देखने को मिल रहा है। जो हम पढ़ के जा रहे हैं और एक्चुअली में जो वहाँ क्वेश्चन मिल रहा है वो डिफरेंट है, तो ये एस्पिरेंट के मन में एक फियर क्रिएट करता है। तो पहला मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ये ना मान के जाओ कि जो मैं पढ़ के गया हूँ वही वहाँ मिल जाएगा, तो वो फियर अपने मन में कम करो। दूसरी चीज़ कि प्रीलिम्स के पेपर को एज ए आप न्यूज़पेपर लो, लाइक कि आज का न्यूज़पेपर मुझे मिला है, मुझे इसमें आर्टिकल पढ़ने हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, 100 में 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर अगर आप काम कूल होकर पढ़ते हो तो वहीं पे आपके आंसर मिलेंगे। और बाकी सर क्या है कि स्टैटिक सब्जेक्ट जो हैं, जैसे कुछ पॉलिटी, हिस्ट्री, इकॉनमी, जियोग्राफी, इनके स्टैटिक कॉन्सेप्ट आप अच्छे करके जाओ, क्योंकि वहाँ से आप 15-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। तो 25 क्वेश्चन वो और 25 क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस के, और थोड़े बहुत भी अगर 2, 4, 5 भी करंट अफेयर के कर ले गए तो नैया पार हो जाएगी। तो मेरा मतलब ब्रॉडर सजेशन ये है कि करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा समय आप, बहुत एस्पिरेंट को मैं देख रहा हूँ कि 80% टाइम 70% वो करंट अफेयर पे दे रहे हैं, शायद वो उतना आपके लिए बेनिफिट नहीं करेगा। करंट अफेयर आएगा भी तो शायद आप कॉमन सेंस से कर ले जाओ या तो ना कर पाओ। तो बेहतर है कि आप स्टैटिक सब्जेक्ट, और इसके अलावा सर पीवाईक्यू पेपर मैं कहूँगा कि 2017 या 18 से, जब से नेचर थोड़ा एग्जाम का चेंज हुआ है, 17 से लेकर 23 तक आप पेपर निकलवा लीजिए और उसको कम से कम 1-2 बार सॉल्व करिए एज ए, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि नॉलेज बेस पे करना है, आप देखिए कि कैसे गलत स्टेटमेंट बनाई जा रही हैं, कैसे सही बनाई जा रही हैं, तो इस तरीके से। बाकी सर इसमें एक सीसाइड का भी मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी ट्रिकी हो गया है और काफ़ी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट खासकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं उसमें। तो उनको मैं ये कहूँगा, एक तो आप कंप्रहेंशन का पार्ट पूरा का पूरा करिए, 28-27 क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा करिए। इसके लिए आप करिएगा कि 2013 से लेकर 23 तक का जो पेपर है उसको आप सॉल्व कर डालिए और यूपीएससी के आंसर की से उस आंसर को आप मैच करिए, ताकि आपको पता हो जाए कि क्लोज ऑप्शन 2 में से मैं कौन सा सेलेक्ट करना है। और मैथ के लिए सर कोई भी वो बेसिक लेक्चर कहीं से भी अगर वो पा पाएँ, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या कैसा भी, या कोई बुक से कर पाएँ, तो वो अच्छा करके जाएँ, क्योंकि अगर वो 20 क्वेश्चन भी मैथ के और 27-28 इधर हिंदी कंप्रहेंशन या इंग्लिश से अटेम्प्ट कर लेंगे तो 47-45 पे निकालने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 2 चीज़ें मैं इसमें जो इसका एक क्रक्स है कैंडिडेट्स को बताता हूँ। पहली चीज़ जिन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि यूपीएससी की जो आंसर की में ऑप्शन दिया है उसी को आप अपने आंसर की तरह माने, क्योंकि बहुत सारे
जो क्वेश्चंस होते हैं वो डाउटफुल होते हैं। तो यूपीएससी ने बोला है एज एन एस्पिरेंट आपके लिए पत्थर की लकीर है, वो उसी को सही क्वेश्चन माने। एक चीज़ और, जो आज से 10 साल पहले था वो ज़रूरी नहीं है कि आज भी हो, इसलिए यूपीएससी के आंसर्स हो सकता है 10 साल पहले वो सही थे, वो आज गलत हो जाए। जो आज गलत है क्या पता वो पहले सही हो, तो ये भी जरूर ध्यान जी रखें। सर, इसीलिए जी यूपीएससी में आप में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है जी करना। सर, जी सर। और करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है पेपर में, कंटेम्प्ररी अफेयर्स पूछा जी। जाता है। कंटेम्प्ररी जो चल रहा है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा और उसी से यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछेगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना। एक बहुत ही जो एस्पिरेंट्स के मन में ये इस दिन का इंतजार रहता है, उसी से आपसे सवाल पूछूंगा, क्या फ़र्क आया है रिजल्ट आने वाले दिन से अब तक आपके जीवन में? सर मतलब बहुत बड़ा फ़र्क ऐसे, मतलब मेरे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। मैं अपने अंदर तो अभी मुझे फिर से प्रिपरेशन में ही जाना है, तो उतना ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड ज़्यादा हूँ। अभी वो टेंशन मुझे नहीं है कि क्या होगा करियर को लेकर के। लेकिन हाँ, सराउंडिंग में मैं अभी अपने गांव पे गया हुआ था। मोस्टली मतलब जिस तरीके से आपको लोग ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, आप एक्चुअली में फ़ील करते हो कि हाँ, मैंने इतना जो समय लगाया था आज वो सारी चीज़ें पे हो रही हैं। तो वो चीज़ें लगता है कि हाँ, मतलब सराउंडिंग का जो ट्रीट करने का नेचर था, देखने का नेचर था, आपको वो बदल गया है। खुश रहिए इस चीज़ को लेकर के, मोटिवेट रहिए। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। लेकिन नो डाउट आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, बहुत चेंज हो जाती है। थैंक यू प्रिंस, हमसे बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू एंड वी सर। होप आप अपनी लाइफ में जो भी इच्छा करो आपकी पूरी हो। थैंक जी यू सर, जी सर, थैंक यू सो मच।